हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो जीएस का पोर्शन आता हो, चाहे वो जीके का पोर्शन आता हो, वहां पर आप लोगों को हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एसटेट हो, सुपर टेट हो, या दूसरे जितने भी एसएससी है, यूपीएससी है, हर एग्जाम के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे। और आज हम एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। आमतौर पर बोर्ड पर करवाने का मन था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट आप लोग नोट डाउन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू कुछ चीजें डिस्कस की जाएं। स्कैनिंग हुआ है, इतना साफ शायद नहीं है बैकग्राउंड से, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसको क्लियर एक बार दिखाया जाए। इंडस सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो जहां तक हम देखते हैं सालों से, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको आप लोग आगे बढ़कर देखेंगे। हड़प्पा यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित एक नगर है। पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, कौन से देश में अभी है, कौन से राज्य के अंदर है, और कहाँ जिला है। तो चारों क्वेश्चन आ जाएंगे। हड़प्पा देश आए तो पाकिस्तान, जिला स्टेट आएगा तो पंजाब, जिला आएगा तो मोंटगोमरी, और नदी आएगी तो आपका रावी नदी। ये आपको यहाँ से शुरुआत होगी। आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। R37 किसका नाम है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ हो सकता है। यहाँ से बर्तन पर प्राप्त चित्रांकन पर स्त्री के गर्भ से पौधा बाहर निकल रहा है। ये काफी फेमस चित्र है। यहाँ के वृत्ताकार चबूतरे से गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा खूबसूरत सा नगर माना गया। मोहनजोदड़ो का सिंधी से अर्थ है मृतकों का टीला। एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मृतकों का टीला जो है वो किसका दूसरा नाम है, मोहनजोदड़ो आ जाएगा। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है, जो मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार एक बहुत बड़ा फूड ग्रेन स्टोरेज बोलते हैं, इसको ग्रेन स्टोरेज बोल सकते हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। रोपड़, यह स्थान पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन और हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष भी मिले हैं। फिर बात करते हैं लोथल की, जो बहुत बड़ा बंदरगाह उस समय माना गया है। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी के ऊपर भोगावा नदी के किनारे स्थित है, जिसको लिमरिक को भगवा भी कहा गया है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा काल में बंदरगाह, हड़प्पा के समय का एक बड़ा डॉकयार्ड या बंदरगाह के रूप में लोथल को जाना गया। व्यापार के लिए बहुत बड़ा वैल्यू यहाँ का था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी 1800 ईस्वी पूर्व चावल उगाते थे, और यहाँ से फारस की मुद्रा के साक्ष्य भी मिले हैं। कई क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हैं। हड़प्पा कालीन समय के अंदर बंदरगाह के रूप में कौन सा फेमस था, लोथल था। कौन से राज्य में है, गुजरात में। जिला कौन सा है, अहमदाबाद। नदी कौन सी, भोगोवा आप कहेंगे इसको। उसके साथ साथ किस फेमस रूप में रहा, बंदरगाह के रूप में। किस चीज की खेती बहुत समय पहले करते थे, चावल उगाते थे। और कौन सी मुद्रा यहाँ पर मिली है, फारस की मुद्रा मिली है। फिर चलते हैं कालीबंगा। यह स्थल वर्तमान राजस्थान राज्य में घग्गर नदी पर स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष कालीबंगा से भी हुए हैं और लोथल से भी हुए हैं। यहाँ से जुते हुए खेत, कल्टीवेटेड फार्म, यहाँ पे उसके सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इससे अंदाजा लगा कि ये लोग जमकर खेती करते थे और हलों के द्वारा, जुताई के द्वारा खेती करते थे। मकान के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। लकड़ी की नाली का साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। चबूतरों का हवन कुंड के साक्ष्य मिले, जिससे लगता है कि पूजा पाठ होती थी। आलमगीर, यह नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंड नदी के तट पर स्थित हड़प्पा संस्कृति की सुविख्यात पूर्वी सीमा थी। यहाँ मिट्टी के बर्तन,
मनके के पिंड जो हैं, वो मिले हैं। फिर बात करते हैं बनावाली की। हरियाणा के हिसार, हिसार पहले होता था, अब ये फ़तेहाबाद आएगा। हरियाणा के फ़तेहाबाद जिले के अंदर यह नगर जो है बनावाली, ये स्थित है। अच्छा, और इसके बारे में क्या फ़ेमस चीज़ें हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बड़ा करके ज़ूम करके मैं इसको अच्छे से दिखा पाऊँ। यहाँ पर बनावाली, फ़तेहाबाद, हरियाणा, यहाँ पर सांस्कृतिक अवस्थाएँ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन देखी गई हैं। यानी हड़प्पा से पहले और बाद दोनों चीज़ें यहाँ देखी गई। उन्नत किस्म का जो प्राप्त हुआ है, यहाँ से तांबे के वाणाग्र हल की आकृति के खिलौने भी मिले हैं। बनावाली में जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है, यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर कमज़ोर दिखा। रंगपुर, ये गुजरात राज्य के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। यहाँ पर उत्तर हड़प्पा अवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से धान की भूसी के ढेर, मृद भांड, पत्थर के फलक आदि भी मिले हैं। फिर बात करते हैं अली मुराद की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस नगर में पत्थरों से निर्मित एक विशाल किला का पता चला है। फिर बात करते हैं कोटदीजी। यह स्थल की भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पर घर बनाने में पत्थरों का उपयोग हो तो हुआ करता था। यहाँ से पाक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। चनहूदरों की बात करेंगे, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर मोहर, गुड़ियों के निर्माण, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। उसके बाद बात करेंगे सुतकांगेडोर की। यह स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। संभवतः ये एक बंदरगाह था। यहाँ से मनुष्य की अस्थियों की राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। एक फेमस जगह आती है धोलावीरा। गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ क्षेत्र में स्थित है। धोलावीरा को बस्ती अन्य स्थलों के विपरीत 3 भागों में विभाजित थी। धोलावीरा से शैलकृत स्थापत्य, जिसको आप लोग रोकट आर्किटेक्चर बोलते हैं, उसके प्रमाण आपको यहाँ पर मिले हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं की बात करेंगे और उनके साल अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो मैं बताता हूँ आपको। इधर स्थान का नाम होगा, इधर उत्खननकर्ता होगा, इधर वर्ष होगा, इधर किस नदी के किनारे ये है, इसके बारे में बात करेंगे। हड़प्पा की खोज करने वाला दयाराम साहनी, साल 1921, नदी आपको रावी मिलेगी। मोहनजोदड़ो की बात आएगी तो आरडी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी, साल 1922 होगा और नदी आपकी सिंधु नदी होगी। चनहूदरों की बात करेंगे तो खोज खननकर्ता एनजी मजूमदार, साल 1931। रंगपुर है तो एमएस वत्स, 1931 या फिर 1953 में दोबारा खोज हुई नादर नदी के किनारे। रोपड़ की बात करेंगे तो वाईडी शर्मा, जगदत्त शर्मा, 1953 में सतलुज नदी के किनारे। कालीबंगा का जिक्र है तो अलमानंद घोष को कैसे भूल सकते हैं, इसने खोज की खनन किया 1953 में घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी की बात होगी तो फजल अहमद खान ने 1955 में सिंधु नदी के किनारे इसकी खोज की। उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर और कोई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। लोथल तो बच ही जाता है आपका। लोथल एस आर राव, 1957, भोगावा नदी यानी भोगवा नदी गुजरात। सुत कांगेडार, ओरेज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। ओरेज स्टाइल ने 1927 और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में दास्क नदी के किनारे हमने पढ़ा। आलमगीरपुर, जगदत्त शर्मा, वाईडी शर्मा, 1958, उत्तर प्रदेश, हिंड नदी के किनारे। धोलावीरा, आर एस बिस्ट, 1990, 91 के अंदर। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। जो इंडस सिविलाइजेशन रही है वो अपने आप में बहुत खास थी और उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को हर एग्जाम में जाननी जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं और हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन कैसी है, इसके बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए। नंबर 1, यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दूसरा है, इसमें हमें बड़े नगरों का नागरिक जीवन के विकास के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं तथा ये नगर निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। यानी पहली बात इसने कही कि यहाँ पर बड़े बड़े नगरों में लोगों के जीवन के डेवलपमेंट का पता चलता है और यहाँ जो नगर बसाए गए वो बड़ी प्लानिंग के साथ,
बड़ी प्लॉटिंग बना करके उनको बसाया गया था। सुनियोजित तरीके से जिसको बोलते हैं आप लोग, जैसे आज के समय सेक्टर बनते हैं। इस सभ्यता के व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। इस सभ्यता के लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे, यानी ट्रेड और कॉमर्स के लिए बेस्ट सिविलाइजेशन थी। विदेशों तक ये लोग व्यापार का लेन-देन करते थे सामान वस्तुओं का। चौथा है, सिंधु सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे, यानी वो लिखना पढ़ना जानते थे, परंतु उनकी जो लिपि है उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका, हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए। पांचवा है, यहाँ पर शिव पशुपति, मातृ देवी, पीपल, वृषभ और नाग की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर शिव पशुपति, मातृ देवी, पीपल, वृषभ और नाग की पूजा के सबूत मिले हैं। इनकी पूजा आज तक हिंदू धर्म की प्रचलित प्रथा है, या हिंदू धर्म में ये फेमस है। छठा है, इस सभ्यता के किसी स्थल की खुदाई में मंदिर या देवालय जैसे किसी भवन के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी पूजा पाठ तो होती थी, लेकिन मंदिर का वर्णन और देवालय का वर्णन अभी तक कोई सबूत हमें इसमें नहीं मिल पाया है। सातवां है, इस सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे, कॉटन कॉटन फार्मिंग होती थी, तथा उन्होंने इसका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया था। कपास यानी कॉटन की खेती होती थी और इससे वो कपड़ा बनाते थे। आठवां है, सिंधु सभ्यता के विभिन्न केंद्रों से मिट्टी की बनी ईंटों, मापतोल के बाट यानी जिसको आप लोग बट्टे बोलते हो, मनके तथा मोहरों में एकरूपता मिली है। नौवां है, सिंधु सभ्यता कांस्य काल, ब्रोंज एज की सभ्यता मानी गई है। सिंध ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंधु सभ्यता किसकी है? ब्रोंज की है, सिल्वर की है, आयरन की है, पत्थर स्टोन की है। ये आपका आंसर ब्रोंज रहेगा। सिंधु सभ्यता शांति मूलक थी। यहाँ पर कोई लड़ाई, झगड़ा, दंगा, फसाद, कुछ युद्ध कुछ नहीं था। 11वां है, इस सभ्यता के स्नाना घर में गर्म पानी से स्नान करने की व्यवस्था का पता चलता है, जो विश्व की तत्कालीन किसी सभ्यता में भी उपलब्ध नहीं है। यानी स्नाना घर में गर्म पानी की व्यवस्था सिर्फ यही मिली सबसे पहले। 8वां, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन ही माने जाते हैं। 13वां है, हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एवं एक श्रृंगी शिशु वंशु का अंकन मिलता है, जो आप लोगों ने समय-समय पर देखा भी है। 14वां है, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता में सभी नगर 2 भागों में थे, सिर्फ धोलावीरा है जो 3 भागों में था, ये भी याद रखना है। 15वां है, सिंधु सभ्यता में पक्षियों में कबूतर की पूजा होती थी। यानी ये क्वेश्चन ऐसे होगा या तो कि पक्षियों में कबूतर की पूजा किस सभ्यता में होती थी, या पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता में कौन से पक्षी की पूजा होती थी। ये क्वेश्चन भी याद रखना है। उसके बाद अ, सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एक बार थोड़ा-सा देख लेना है। बाकी क्वेश्चनों को से भी मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूँ, जो इस टॉपिक के अंदर बाकी बचे हुए हैं। उनके बारे में भी थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। अ, अगर ये क्वेश्चन देखा जाए ना कि सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया, तो ये कथन है R.E.M. व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका पतन बाढ़ द्वारा हुआ, इस सभ्यता का। ये किसने कहा? मार्शल और मैके ने कहा। मोहनजोदड़ो में आग लगाकर निवासियों की हत्या कर दी गई। ये किसने कहा? डीडी और कौशाम्बी के द्वारा कहा गया। वर्षा में कमी के कारण कृषि और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। भूकंप के कारण यह सभ्यता वीरान हो गई। ये डेल्स ने कहा है। इसके विनाश का प्रमुख कारण जल प्लावन था। ये एम आर साहनी ने कहा। यानी इस सभ्यता के नष्ट होने के बारे में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हैं। कोई कहता है जला दिया गया, कोई कहता है अकाल से मर गए, कोई कहता है बाढ़ से मर गए, कोई कहता है भूकंप से नष्ट हो गए, कोई कहता है कि एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो उससे मतलब बहुत से अलग-अलग विचार हैं। जलवायु में परिवर्तन और अनावृष्टि के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। ये भी कहता है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ और अनावृष्टि, अकाल पड़ा बहुत भयंकर, अलमानंद घोष का ये कहना है, तो ये नष्ट हो गया। है ना? अलग-अलग विचार आप लोगों को यहाँ पर दोनों तरीके से मिल जाएँगे। तो ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जितने भी नगर हैं, कौन-सा नगर, किसकी स्थापना किसने की, कौन से नदी के किनारे, कब स्थापना हुई, किसकी क्या विशेषता है, ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। और ये इसी तरीके से टॉपिक वाइज़ टॉपिक पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरा मिडीवल, ये पूरा मैं कवर करूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर करूँगा। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर कर रखी है। अगर आप यूट्यूब पर जाकर डालेंगे ना कि मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय सर,
सबसे पहले मेरा ही मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, जो 2 घंटे का कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसको लगभग-लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग लिमिटेड समय में देख चुके हैं। प्लीज़ आप उसको एक बार जाकर ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें। अगला लेक्चर कौन-सा चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्य